सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 1 के पाठ शुक्र तारे के समान की पुनरावृत्ति कराऊंगी एवं अंतिम कुछ प्रश्न हैं उनको पूरा करवाऊंगी और उसके बाद भाषा अध्ययन पे चर्चा करूंगी। सबसे पहले संक्षेप में सार। शुक्र तारे के समान पाठ में लेखक ने महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, उनकी बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या पर चर्चा की है। लेखक मानते हैं कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा दिखाकर घंटे 2 घंटे में ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार गांधी जी के सचिव महादेव भाई भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपने कुछ समय तक अपनी प्रतिभा से लोगों को आकर्षित करके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कर गए। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में के संदर्भ में जब गांधी जी को पंजाब जाना पड़ा तो पलवल स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी समय उन्होंने महादेव भाई को अपना उत्तराधिकारी माना। और उसके बाद इन्हीं दिनों पंजाब में फौजी शासन के अत्याचारों और नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार आ रहे थे। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए बहुत से लोग आते थे। महादेव जी उनको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में गांधी जी को सुनाया करते थे। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों के बारे में लेख लिखा करते थे। कुछ दिनों के पश्चात क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को देश निकाला देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्हीं दिनों बम्बई के 3 बड़े नेता शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और जमनादास द्वारकादास, ये तीनों नेता यंग इंडिया के नाम से अंग्रेज़ी साप्ताहिक निकालते थे। हार्नीमैन के चले जाने के बाद इसमें लिखने वालों की कमी होने लगी। फलस्वरूप इन लोगों ने गांधी जी से संपादक बनने के लिए विनती की। तब गांधी जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए यंग इंडिया का संपादक बनना स्वीकार कर लिया। काम इतना इनका बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। यंग इंडिया को 2 बार प्रकाशित किया जाने लगा और नवजीवन नाम का समाचार पत्र भी उस समय गांधी जी के पास आ गया। इन दोनों के लेख और टिप्पणियाँ आदि का काम महादेव भाई ही देखते थे। इन पत्रों में महादेव भाई लेखन के अलावा गांधी जी के कार्यकलापों का भी विवरण दिया करते थे। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले महादेव भाई अनुवादक का काम करते थे। सरकारी विभाग में अनुवादक की नौकरी करते थे। बाद में वकालत भी उन्होंने की। वकालत के साथ साथ उन्होंने टैगोर और शरद चंद्र के साहित्य का भी अनुवाद किया, मगर गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे साहित्यिक लेखन न कर सके। महादेव भाई की लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि लोग चकित रह जाते थे। उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, फिर भी मुलाकातों का पूरा विवरण उनकी डायरी में दर्ज रहता था। अक्षर इतने सुंदर होते थे कि उनके लिखे पत्र की लिखावट देखकर वायसराय भी आह भरते थे। महादेव तेज गति के साथ अति सुंदर अक्षर में लिखा करते थे। महादेव भाई का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिलता वह कई दिनों तक उन्हें याद करता रहता था। इतनी व्यस्तताओं के बाद भी उसके कारण उनके लिए रात और दिन का कोई मतलब नहीं था। वे अपना काम अच्छी तरह पूरा करना जानते थे। इस व्यस्त जीवन के बीच वे सूत भी काट लेते थे। यह सुनकर
लोग दंग रह जाते थे। काम की व्यस्तता और मौसम की मार की वजह से महादेव भाई का शरीर जवाब दे देता था। असहनीय गर्मी के में रोज़ाना 11 मील पैदल चलना और सुबह से शाम तक काम करना, यही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। उनकी मृत्यु का घाव गांधी जी के दिल पर सदा के लिए बना रहा और उनके मृत्यु के बाद भी गांधी जी उन्हें भूल नहीं पाए। यदा कदा वे प्यारेलाल जी को जब बुलाते थे तो महादेव भाई का नाम उनके मुंह से निकल ही जाता था। ये था पाठ का सारांश। और अब प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित दोनों के बाद अब आशय स्पष्ट करें हम करेंगे आज। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करने में है अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर के रूप में देते थे। इसका आशय हमें पेश करना है, आशय हमें बताना है। तो पीर माने होता है पूजनीय कोई साधु महात्मा, बावर्ची खाना बनाने वाला, भिश्ती सफाई करने वाला और इस खर इस तरह से मतलब छोटे से लेके बड़ा काम सब वे गांधी जी का करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर के रूप में माना है। तो इस पंक्ति का आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक गांधी जी के निजी सचिव की निष्ठा, समर्पण और अपनी प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे स्वयं को गांधी जी का निजी सचिव ही नहीं बल्कि एक ऐसा सहयोगी मित्र मानते थे जो सदा उनके साथ रहे। वे गांधी जी का प्रत्येक गतिविधि, उनका भोजन, उनके दैनिक कार्यों में हमेशा उनका साथ देते थे। इसलिए स्वयं को उनका पीर अर्थात सलाहकार, उनका रसोइया, बावर्ची अर्थात रसोइया, मशक भिश्ती मशक लेके सफाई करता है, इसीलिए मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति और सब कुछ सह लेने वाला खर यानी बोझ ढोने वाला गधा, तो इन सभी के रूप में अपने आप को मानते थे और लोगों को अपना परिचय भी इसी रूप में कर देते थे। अब दूसरी पंक्ति है आशय के लिए। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। तो इस पंक्ति का आशय है स्याह माने काला, सफ़ेद माने सफ़ेद। तो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला करना, मतलब गलत को सही, सही को गलत करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वकालत में इसी तरह से गवाहियों के आधार पर सही को गलत साबित किया जाता है और गलत को सही साबित किया जाता है। उसी के संदर्भ में यह है कि जब महादेव भाई और उनके जिगरी दोस्त नरहरि भाई ने एक साथ वकालत की पढ़ाई की थी, तब दोनों ने पढ़ाई ख़त्म होते ही अहमदाबाद में वकालत शुरू की। लेखक का यह मत है कि वकालत के पेशे में स्याह को सफ़ेद अर्थात काले कारनामों को भी उत्तम करार दे दिया जाता है तथा जो सही है उसे भी दलीलों के माध्यम से गलत साबित कर दिया जाता है। इस व्यवसाय में कई बार वकील अपना दिमाग लगाकर सबूतों और दलीलों के बल पर गलत को सही और सही को गलत सिद्ध कर देते हैं, किंतु महादेव भाई ने हमेशा उचित और सही कार्य किए। अब तीसरी पंक्ति है। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। शुक्र तारा जैसे आसमान में घंटे 2 घंटे के ही लिए रहता है, उसी प्रकार ये भी स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआती दिन थे उसी में थे और उसके बाद वे अचानक अस्त हो गए, यानी उनका निधन हो गया। अब इस पंक्ति का आशय हम लिखेंगे इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह होगा कि जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में तेजस्वी शुक्र तारे की दुनिया
या तो शाम के समय या बड़े सवेरे केवल 1-2 घंटे के लिए ही दिख पाती है, उसी प्रकार महादेव भाई भी गांधी जी के पास आधुनिक भारत के स्वतंत्रता काल में सन 1917 में पहुँचे। उन्होंने थोड़े से समय में ही अपनी लेखन प्रतिभा, अपने परिश्रम तथा देश के प्रति प्रेम की भावना से सारे संसार को अपनी ओर मोड़ लिया और शुक्र तारे की तरह अल्प समय में अपनी प्रतिभा से संपूर्ण विश्व को मंत्रमुग्ध करके सन 1935 में अस्त हो गए। समझ में आ गया। अब इसका चौथा आशय है, चौथी पंक्ति है, उसका आशय हमें बताना है। उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते थे। मतलब उस सांस लेना, लंबी सांसें लेना, लंबी सांसें लेना यानी कि आहें भरना। तो उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि लोग उनकी लिखावट को देखकर आहें भरते थे कि इतना शुद्ध और इतना तीव्र गति से कोई कैसे लिख लेता है। अब इसी पंक्ति का आशय हम स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि महादेव भाई द्वारा लिखे लेख, टिप्पणियाँ तथा पत्र अद्भुत होते थे। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी यानी बराबरी करने वाला नहीं था। उन शब्द चयन अनूठा था। अनूठा माने अनोखा। वे इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल ही जाता था, वाह निकल ही जाती थी। गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव जी करते थे। वे पत्र जब शिमला में बैठे वायसराय के पास जाते थे तो वे उनकी सुंदर लिखावट देखकर दंग रह जाते थे और लंबी लंबी सांस लेने लगते थे, क्योंकि सारी ब्रिटिश सरकार में महादेव भाई के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। इस प्रकार तीनों आशय स्पष्ट हो गए। अब भाषा की बात पहले करेंगे, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले है एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। सप्ताह से एक प्रत्यय लगाइएगा तो बन जाएगा साप्ताहिक। व्यक्तित्व से एक प्रत्यय लगाने पे बनेगा वैयक्तिक। और उसके बाद राजनीति, राजनीति से राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक, राजनीति से राजनैतिक। और उसके बाद अर्थ से आर्थिक, धर्म से धार्मिक, मास से मासिक और वर्ष से वार्षिक। स्पष्ट है। इसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सप्ताह से साप्ताहिक, साहित्य से साहित्यिक, व्यक्ति से वैयक्तिक और राजनीति से राजनैतिक, आर्थिक, अर्थ से आर्थिक, धर्म से धार्मिक, मास से मासिक और वर्ष से वार्षिक। इसके पश्चात प्रश्न 2, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। जैसे आर्य है तो आर्य का आप बनाएंगे अनार्य, अनार्य बना सकते हैं। आगत, डर से निडर हो जाएगा, आगत का अनागत। ठीक है, आर्य का अनार्य, आगत सा अनागत। फिर डर से निडर और डर से निडर और उसके पश्चात आकर्षक से अनाकर्षक, आकर्षक से अनाकर्षक। क्रय से वी उपसर्ग लगा के विक्रय बनाइएगा। और मार्ग से कुमार्ग या सुमार्ग दोनों ही बन सकता है। यहाँ पे आपके सु उपसर्ग दिया हुआ है, इसीलिए सुमार्ग बनेगा। उसके बाद उपस्थित है, इसमें अन उपसर्ग लगाइए और अनुपस्थित शब्द
बनाइए। फिर लोक है, लोक में पर उपसर्ग लगाइए, परलोक हो जाएगा। उसके बाद नायक, नायक में अधि उपसर्ग लगा के अधिनायक, और उसके पश्चात भाग्य, भाग्य में दुर उपसर्ग लगा के दुर्भाग्य बनेगा। अब निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मतलब कि किसी को खूब बुरी तरह से झाड़ना या डांटना, उसको आड़े हाथों लेना कहते हैं। अब इसका वाक्य बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं। परीक्षा में कम अंक आने पर मोहन के पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। फिर अस्त हो जाना, अस्त हो जाना मतलब समाप्त हो जाना। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं आपसी ईर्ष्या द्वेष कलह से समाज में बड़े बड़े घरानों की प्रसिद्धि अस्त हो जाती है। अस्त हो जाना में आप महादेव भाई पाठ से भी ले सकते हैं कि ये चमकता सितारा असमय ही अस्त हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। अब पाठ से ले सकते हैं कि महादेव भाई की लिखावट को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। या अंग्रेज़ी सरकार के जो वायसराय थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, वे दांतों तले उंगली दबाते थे। या आप ये कर सकते हैं कि ताजमहल को देख के लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। उसके बाद मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध होना मतलब किसी के आकर्षण में एकदम मोहित हो जाना, आकर्षण से किसी के प्रति मोहित हो जाने को मंत्रमुग्ध होना कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे किसी की स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी वाणी या भाषण को सुनकर विदेशी मंत्रमुग्ध हो गए। या आप किसी और भी व्यक्ति का कि सभा में नेता का भाषण सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। फिर लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने का अर्थ होगा बहुत कठिन परिश्रम करना। तो परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, ऐसे बना सकते हैं। या ये बना सकते हैं कि भारतीय सेना का मुकाबला करना लोहे के चने चबाने के समान है। अब आपका प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है, फोर्थ, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय लिखिए में आप वारिस का करेंगे, वारिस का पर्याय होगा उत्तराधिकारी। ठीक है। और उसके बाद मुकाम, मुकाम का अर्थ है लक्ष्य, लक्ष्य, मुकाम का अर्थ है लक्ष्य। फिर तालीम, तालीम का अर्थ है शिक्षा। फिर जिगरी, जिगरी का अर्थ है घनिष्ठ। रूबरू, रूबरू मतलब सामना, किसी का सामना करने का बोलते हैं रूबरू होना। और उसके बाद गिरफ्तार माने कैद। और उसके बाद कहर, कहर का मतलब है, कहर का किसी के ऊपर कोई आफत आ जाने को बोलते हैं, जुल्म या कोई अत्याचार करना, उसको बोलते हैं कहर। फ़र्क, फ़र्क मतलब अंतर। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी, कहर का अर्थ है जुल्म या अत्याचार, रूबरू माने प्रत्यक्ष या सामना, तालीम का अर्थ है शिक्षा, जिगरी का अर्थ है हार्दिक, मुकाम का अर्थ है लक्ष्य, फ़र्क का अर्थ है अंतर, गिरफ्तार का अर्थ है कैद। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। इसमें गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। उदाहरण दिया हुआ इसको बदलने का कि गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। तो आपको पहला वाक्य, महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे, इसको आप दिया करते थे। ऐसे लिखिएगा कि महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे।
दूसरा वाक्य है, पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। तो इसमें करिएगा, पीड़ितों के दल गाम देवी के मंदिर पर उमड़ा करते थे। पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। और उसके बाद है तीसरा वाक्य, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। तो इसको आप बनाइएगा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। उसके बाद है चौथा, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। तो इसे ऐसे बनाइएगा, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। इसे आप बदलिएगा, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव भाई की लिखावट में जाया करते थे। फिर से बता रहे हैं, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। अब आपका पहले कुछ पैराग्राफ से मुख्य प्रश्न एक बार पुनरावृत्ति के तौर पे करवाते हैं। पहला पैराग्राफ जो है उससे हम कुछ प्रश्न, हर पैराग्राफ से थोड़ा थोड़ा सा प्रश्न करवा के पुनरावृत्ति पाठ की करवा रहे हैं। सबसे पहला है कि महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में ही विदा हो गए, अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका अर्थ होगा कि महादेव जी गांधी जी के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और भारत की स्वतंत्रता रूपी सुबह होने ही वाली थी कि अचानक महादेव जी का देहांत हो गया, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अब दूसरा प्रश्न है, कि महादेव जी की तुलना शुक्र तारे से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है कि जिस प्रकार शुक्र तारा आसमान में थोड़ा सा अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार महादेव जी भी अपने थोड़े से जीवन में ही अपनी कार्यशैली से दुनिया को प्रभावित करके चले गए। इसी कारण महादेव जी की तुलना शुक्र तारे से की गई है। अब अगले पैराग्राफ से है कि इसके अलावा वाले पैराग्राफ से है कि प्रश्न कि अन्य समाचार पत्र गांधी जी के विरुद्ध क्या करते थे। तो अन्य समाचार पत्र गांधी जी की लोकप्रियता से डरते थे। वे हमेशा गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा लिखते रहते थे। ये समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर तीखी नज़र रखते थे। वे ये देखते थे कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जैसा पाठ में बताया गया कि एकदम मतलब वो करके बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते थे। तो वो गांधी जी के क्रियाकलापों पे बड़ा ही ध्यान देते थे। इसका तात्पर्य यही है। फिर दूसरा प्रश्न है, महादेव जी किन गुणों के कारण सबके लाडले बन गए। उत्तर है, महादेव जी के मार्गदर्शन और शत्रु के साथ भी विनम्रता का व्यवहार करने के कारण वे, और साथ साथ उनकी शिक्षा और समाचार पत्रों में उनकी लेखन शैली, इन सभी के कारण वे दुनिया में सबके लाडले बन गए। एक बार फिर इस प्रश्न के उत्तर को दोहरा रहे हैं।
गांधी जी के मार्गदर्शन और शत्रु के साथ भी विनम्रता से वाद विवाद करने की शिक्षा ने समाचार पत्र की दुनिया में महादेव भाई को सबका लाडला बना दिया। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने कौन कौन आता था? गांधी जी से मिलने कौन कौन आते थे? तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि गांधी जी से मिलने बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि आते थे। फिर से एक बार उत्तर इसका बता रहे हैं कि गांधी जी से मिलने देश विदेश के बड़े बड़े राजपुरुष, राजनीतिज्ञ और देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि आते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, महादेव जी कोने में बैठे हुए लोगों की गांधी जी के साथ बातचीत को कैसे लिखते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, महादेव जी को ईश्वर की ओर से यह गुण मिला था कि वे तेज गति से बिना गलती किए लंबी बातचीत को भी कागज़ पर उतार सकते थे। वे कोने में बैठे बातचीत को लिखावट में लिखते रहते थे। उनकी लिखावट में कहीं कोई कॉमा और पूर्ण विराम तक की गलती नहीं होती थी। अब अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में प्रयुक्त सोने की कीमत वाले गाद का क्या अर्थ है? सोने की कीमत वाले गाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर है, सोने की कीमत वाले गाद, यहाँ पे है, सोने की कीमत वाले गाद का अर्थ है कि उपजाऊ जमीन। सोने की कीमत वाले गाद, इसका अर्थ है उपजाऊ जमीन। गंगा यमुना का मैदान इतना उपजाऊ है कि यहाँ भरपूर फसल पैदा होती है। इसी को लेखक ने सोने की कीमत वाले गाद कहा है। अब अगला प्रश्न है इसका कि महादेव भाई को मुलाकाती क्यों हमेशा याद करते थे? तो महादेव भाई को मुलाकाती इसलिए याद करते थे क्योंकि उनकी बोलने की शैली इतनी अच्छी थी, वे इतना प्रेम से बोलते थे और उनकी बात का किसी को बुरा नहीं लगता था। इसी कारण उनसे जो एक बार मिलता था वह काफ़ी दिनों तक उन्हें याद करता था। वे सबके साथ अपनेपन का व्यवहार रखते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महादेव जी को साहित्यिक लेखन का समय क्यों नहीं मिलता था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी के संपर्क में आने के बाद महादेव जी का जीवन इतना व्यस्त हो गया था कि उन्हें निजी कामों के लिए समय ही नहीं मिलता था। वे सदा मुलाकातियों और समाचार पत्रों के बीच ही रहे। इसी कारण उन्हें साहित्यिक लेखन का समय एकदम नहीं मिलता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, महादेव भाई ने किस आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया और वह हर सप्ताह किसमें छपता रहा? तो आप जानते हैं अंतिम पैराग्राफ में है इसका अर्थ, अंतिम तरण में इसका अर्थ है कि गांधी जी का लेख जो है उसी सत्य के प्रयोग गांधी जी का जो की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उसी का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया था और यह नवजीवन नामक पत्र में छपा करता था। साप्ताहिक जो पत्र छपता था उसी में यह प्रकाशित होता था। और फिर से एक बार बता रहे हैं, महादेव भाई ने
गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर सप्ताह यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में यह सारी दुनिया में प्रकाशित हुआ और खूब बिका। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति समाप्त हुई। पाठ समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद।